मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 में आपका द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है ना। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले लेक्चर में हमने अक्षीय स्थिति आपके बताई थी है ना। अब इसके बाद में इस लेक्चर में आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में, निरक्षीय स्थिति से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना बताएंगे है ना। ये भी आपका डेरिवेशन 5 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो आपके एग्जाम में 99% आने के चांस हैं इसके, ठीक है। तो दोस्तों मैंने डायग्राम बना रखा है, तो हम पहले डायग्राम को समझ लेते हैं और इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए, ठीक है। ये मैंने एक लिया है द्विध्रुव, ठीक है। तो हम जैसे मैंने अच्छी स्थिति में बताया था, तो वैसे यहाँ भी लिखेंगे कि माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश, माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश प्लस क्यू, देखिए मैंने लिखा है जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है ना। ये मैंने अच्छे में भी बताया था और ये मैंने इसमें भी बता रहा हूँ कि माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं, है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद इन आवेशों के मध्य बिंदु O से, इन आवेशों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ये हो गया। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्टेटमेंट देख लेते हैं, है ना। एग्जाम में जितना टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, बिंदु P पर, उसके बाद ज्ञात करने के बाद बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 को लाने पर प्लस Q आवेश पर E1 तथा माइनस Q आवेश पर E2 तीव्रता लगती है ना। जिसके कारण E1 तथा E2 के तीव्रताओं के दो घटक हो जाते हैं। पहला आपका हो जाएगा E1 sin थीटा, दूसरा हो जाएगा E1 cos थीटा। दो तीव्रता घटक हो गई, पहला E1 sin थीटा, दूसरा E1 cos थीटा, है ना। और इसी प्रकार आपके क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार आपके हो जाएंगे E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। दो आपके हो गए है ना, मीन्स E1 sin थीटा, E1 cos थीटा हो गया, और उसी प्रकार E2 sin थीटा और E2 cos थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहीं पर हमें देखना है कि भाई जो एक ही मीन्स जो आपका E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, ये एक ही क्रिया रेखा पर, देख लीजिए भाई स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारा E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा एक ही क्रिया रेखा पर और बराबर तथा विपरीत, मीन्स एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है ना। तो एक ही क्रिया पर E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक ही क्रिया पर और विपरीत तथा बराबर हो गया ना। एक ही क्रिया पर होने की वजह से इनका जो परिणामी है वो शून्य हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से विपरीत दिशा में है और वो भी क्या है, एक ही क्रिया रेखा पर है ना। तो इस वजह से इनका जो परिणामी है वो शून्य हो जाता है। तो हमारे बचेंगे क्या, सिर्फ दो घटक बचेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये हमको इतना लिखना था डिफरेंशियल में, ठीक है। मैंने आपको समझाया है, मैं एक बार फिर समझा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे ना। तो सबसे पहले जो हमारा बच रहा है घटक वो हम लिखते हैं E बराबर, हम यहाँ से लिख रहे हैं E बराबर E1, देखिए दो घटक बच रहे हैं ना, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, है ना। ये आपका, इसको मानेंगे समीकरण 1। ये आपके दो घटक बच रहे थे, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा वो आपका परिणामी शून्य हो जाता है, तो वो खत्म हो जाएगा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये आपका बचेगा। इसको मान लिया मैंने समीकरण 1, है ना। अब हम शुरू करते हैं आगे। तो अब हमारे आवेश पर आ जाते हैं, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। सबसे पहले हम लेंगे प्लस क्यू आवेश, है ना। लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ भी हम किसका नियम लेंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हमारा क्या था, E1 बराबर
ये हमारा भाई इवन आएगा ना, इवन बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू क्यू अपॉन, यहाँ आर था ना, यहाँ हम आर की जगह देखिए आर लिखा है, हम किसके लिख रहे हैं प्लस क्यू, तो आर मीन्स ये आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से आपका जो स्क्वायर है और जो अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर मीन्स स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, कैसे देखेगा भाई, हम दो हमारा ये है जो अंडर रूट है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1, और 1 की पावर तो इतना ही होता है ना, तो इस वजह से हमारा ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को खत्म कर देता है, तो हमारा यहाँ बचेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन, बड़ा लिख देते हैं क्यू अपॉन, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण इसको मानेंगे समीकरण 2, है ना। तो मैंने बताया स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे आवेश पर आते हैं माइनस क्यू, है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, है ना, हम इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख रहे हैं, केवल लिख देंगे, लेकिन आप लिख देंगे, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, मैंने तीव्रता लिखा है वो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन, देखिए यहाँ भी आर है ना, अब माइनस क्यू पर माइनस क्यू यहाँ भी देखिए आर है, ये हो जाएगा, तो यहाँ भी वही आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर से कुछ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपका बचेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 3 हो जाएगी, है ना, तो ये समीकरण 3 हो गई, है ना। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो आपको स्टेटमेंट में बताई वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लस क्यू आवेश को ले लेना है, प्लस क्यू आवेश में लेंगे, पहले कूलम के नियम से लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू, आर की जगह आपको ये लिखा जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिख देंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा वही लिखेंगे, यहाँ भी आपका माइनस क्यू आवेश के कारण ये आएगा ना, तो यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या समीकरण आपका जो आएगा वो समीकरण 3 हो जाएगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम चलते हैं उसी के आगे। तो हमारी समीकरण 1 और 2 आई थी, तो आप अपने कॉपी में नोट किए होंगे, तो आप देख लीजिएगा कि समीकरण हमारी जो 2 आई है और समीकरण 3 आई है वो दोनों आपस में क्या है बराबर है, सॉरी, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है आपकी बराबर है। तो हम उसी के आगे लिख रहे हैं समीकरण, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे समीकरण 2 बराबर समीकरण 3, है ना, ऐसे लिख देंगे। तो समीकरण 2 और 3 से लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, है ना, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 1 में आपका क्या था E1 और समीकरण 3 आपकी क्या थी E2, तो E1 बराबर E2, ये समीकरण आपकी हो जाएगी 4। भाई देखिए समीकरण 2 हमने क्या लाया था E1 और समीकरण 3 आपकी क्या थी E2, तो E1 बराबर E2 ही तो हम लिखेंगे, तो E1 बराबर E2 हो गया, इसको मानेंगे समीकरण 4। अब हम आगे आते हैं, यहाँ से देखिए आगे क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको एंगल में दिखा रहा हूँ, एंगल हमारा हो जाएगा, देखिए त्रिभुज बनना है, यहाँ 2 त्रिभुज है, एक हमारा AOP हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा OPB या BOQ हो जाएगा ना, 2 एंगल बने ना, BOP हो गया, एक ये एंगल हो गया, दूसरा हमारा त्रिभुज हो जाएगा AOP में, है ना। तो हम किसी भी एंगल से लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AOP से, मैंने त्रिभुज दिखाया कि A ये O ये है P ये AOP से, है ना, त्रिभुज AOP से। तो हम यहाँ त्रिभुज AOP से अब आते हैं, लिखेंगे cos थीटा बराबर
क्योंकि हमारा बचा क्या है तीव्रता में, cos थीटा ही तो बचा है, साइन तो हमारा परिणामी शून्य हो गया था, खत्म हो गया था, तो cos ही तो बच रहा है, इस वजह से हम यहाँ cos लेंगे। तो त्रिभुज AOP से हमारा हो जाएगा cos थीटा बराबर, हमारा देखिए अब cos थीटा बराबर क्या होता है, टेग्नोमेट्री आपने पढ़ा रखा है ना, उसमें हमारा जो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आप आधार देखिए AOP में आधार हमारा L ही तो होगा, तो ये हमारा हो जाएगा L, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको कर्ण देखना है, कर्ण इसमें क्या होगा भाई, देखिए ये हमारा आधार हो गया, ये लंब होगा, यही तो कर्ण होगा, तो हमारा कर्ण ये लिखना है ना √r² प्लस L², तो यहाँ हो जाएगा √r² प्लस L²। ये समीकरण इसको रहने दीजिए, समीकरण ना मानिए। तो हमारा cos थीटा का मान क्या है, L/√r² प्लस L²। अब हमारा ये मान cos थीटा आया है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण हमारी एक क्या थी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही तो थी। अब देखिए समीकरण आप 4 में जाइए, तो समीकरण 4 में हमारा E1 और E2 का मान क्या है, बराबर है। तो आप चाहे इसको E2 कर लीजिए या फिर E2 को आप E1 कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपका E1 बराबर क्या है, E2, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर E1 cos थीटा प्लस, हम E2 को कर रहे हैं, E2 आपका क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। क्यों, क्योंकि जो आपका E2 है वो E1 के बराबर है, या E1 जो है वो आपको E2 के बराबर है ना, तो हमारा ये हो जाएगा। अब आप जो है E1 cos थीटा और E1 cos थीटा को जोड़ सकते हैं, मैं जोड़ देंगे ना, तो ये आपको हो जाएगा E बराबर E1, देखिए ये तो आपका E1 हो जाएगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा ना, तो ये आपको हो जाएगा E बराबर, इसको फिर से लिख रहे हैं, E बराबर 2 हो जाएगा E1 और क्या हो जाएगा cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा इसमें, है ना, cos थीटा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, हम उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, E बराबर, पहले तो ये हो जाएगा 2 इंटू E1 का मान कितना आया था, पहले समीकरण 1 मीन्स E1 का जो हमने मान प्राप्त किया था समीकरण 2 से, तो आपको E1 का मान पता होगा, यहाँ हो जाएगा 1/4πε इंटू क्यों हो जाएगा, और यहाँ क्या आया था r² प्लस L², यही तो आया था। फिर इंटू cos थीटा का मान, देखिए cos थीटा का मान अभी मैंने निकाला है, cos थीटा का मान यहाँ है ना, cos थीटा का मान यहाँ से उठा करके हम यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा L/ क्या हो जाएगा √r² प्लस L², ये आपका हो जाएगा E1 का मान 2। फिर हमने E1 का मान समीकरण 2 से लिया, उसके बाद cos थीटा का मान मैंने अभी निकाला है, cos थीटा का मान मैंने आपको बता दिया है ना। अब उसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे, तो हम आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ सॉल्व किया दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो आप देखिएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा E बराबर, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे ही बताता हूँ, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हम आगे आते हैं ना, अब यहाँ से हम आगे लिखते हैं, देखिए E बराबर, या क्या हो जाएगा, E बराबर 1, देखिए ये हो जाएगा 1/4πε इंटू, ये क्यों है, क्यों लिख देंगे, क्यों हो जाएगा इंटू, देखिए ये 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई हम L से करा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2L, क्यों इंटू 2L, अभी बताएंगे क्यों किया, ठीक है। तो अब आपका नीचे ये बच रहा है r² प्लस L², ये बच रहा है दूसरे, देखिए, और इसके बाद क्या बच रहा है √, ये आपको बच रहा है r² प्लस L²। अब हम इस रूट को इरेज करके 1/2 लिख सकते हैं ना, जहाँ पर ये हो जाएगा r² प्लस L², इसकी पावर हम क्या लिख देंगे 1/2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/2। देखिए आप यहाँ पर हमने क्या किया, जरा समझ लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, ये आपका r² प्लस L², इसकी पावर में कुछ नहीं, जो पावर में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1, तो यहाँ मैंने r² प्लस L² की पावर ये 1 हो गया। उसके बाद ये रूट है, मैंने अभी बताया था कि रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा r² प्लस L² की पावर 1/2। अब आपका जब बेस सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे E बराबर
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू इंटू 12। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पावर को जब जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये हो गया, और ये भी तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, है ना। ये पावर में ही है, पता मीन्स ये पावर में इसको लिखेंगे, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ठीक है, ये हमारा पावर में चलेगा। तो अब ये हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू, मैंने क्यू इंटू 12 किसका फार्मूला होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को पता होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो क्यू इंटू 12 होता है वो मैंने बता रखा है कि वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है फार्मूला P बराबर क्यू इंटू 12। तो यहाँ पर क्यू इंटू 12 लिखा है ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सॉरी इसके जगह हम क्या लिख देंगे, P हो जाएगा, है ना। P बराबर क्यू इंटू 12 जो होता है तो हम यहाँ P लिख देंगे। यहाँ से देखिए 2 × 2 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारा हो जाएगा ना। मैं इसको ये रेस किए दे रहा हूँ, तो यहाँ से ये आपका हो गया। अब हम आगे देखिए, अब क्या करना है, जो L का मान है वो R की अपेक्षा बहुत ही क्या है, छोटा है, तो इसलिए L को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि L जो है इज लेस देन वो किसके हो जाएगा, R के, है ना। ये आपका हो जाएगा कि L जो है वो L का मान R की अपेक्षा बहुत ही कम है, तो L हमारा 0 हो जाएगा, तो L क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। तो यहाँ से आपको बचेगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू P हो जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा R स्क्वायर, और इसकी पावर क्या बचेगा 3/2, है ना। इसको थोड़ा हम बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए L को जब मैंने नगण्य किया तो L का मान जब आप 0 रखेंगे तो आप R में 0 जोड़ेंगे तो R ही तो आएगा ना, इस वजह से हमने सीधा L को नगण्य कर दिया है। तो R का पावर स्क्वायर बचेगा और पावर में 3/2 बचेगा। फिर अब क्या करेंगे, स्क्वायर से और स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू P अपॉन, देखिए यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ये R बचेगा और R की पावर क्या बचेगा, क्यूब, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। यहीं पर देखिए K का मान जब आप 1 रख देंगे, जब K बराबर हम 1 रखेंगे किसमें, माध्यम वायु निर्वात में, तो आपका जो मान आएगा वो आएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू P अपॉन R क्यूब, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसको लिख देते हैं, है ना। ये हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा निकल कर आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, निरक्षीय स्थिति में, है ना। तो ये आपका आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। हम एक बार और रिवाइज किए दे रहे हैं, ठीक है। जरा स्टेटमेंट्स की देख लीजिए क्या है। मैंने बताया कि माना एक द्विध्रुव, आप समझिएगा अच्छे से, मैंने इसकी स्टेटमेंट क्या बताई है, माना एक द्विध्रुव जिसके 2 आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। ये देखिए मैंने कहा इसके द्विध्रुव हैं, इसके 2 आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट बना। फिर आप थोड़ा सा इसी में और देख लेते हैं। बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 है आपका, ठीक है। कोई पूछे कि Q0 क्या है, तो वो आपका परीक्षण आवेश है ना। तो बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, है ना, आपका जो मीन्स E1 तथा Q0 लाने पर E1 तथा E2 दो तीव्रताएं क्या होती है, लगती है ना। 2 तीव्रताएं लगती हैं मीन्स, अब उसके बाद 2 तीव्रताएं लगती हैं, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, जिससे आपकी 2 तीव्रताएं मीन्स जो लगने के कारण आपके जो घटक हैं वो 2 उत्पन्न हो जाते हैं। मीन्स 2 घटक इसके वजह से उत्पन्न हो जाते हैं ना। मीन्स 2 घटक हो जाते हैं। पहला क्या है, E1 sin थीटा, और दूसरा क्या है, E1 cos थीटा, है ना। इसी प्रकार आपके और क्या हो जाएंगे, E2 sin थीटा हो जाएगा और E2
कॉस थीटा हो जाएगा। मीन्स E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो अब उसके बाद क्या होगा, होता क्या फिर उसके बाद, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है वो एक ही क्रिया रेखा पर है। मीन्स एक ही लाइन पर, आप देख सकते हैं फिगर में एक ही क्रिया रेखा पर है, और वो भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मीन्स एक ऊपर जाना है तो दूसरा नीचे आ रहा है। देखें यहाँ पर ये ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक ही क्रिया रेखा पर है और वो भी क्या है, विपरीत दिशा में है ना, और बराबर है। इस वजह से इनका जो परिणामी है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आपके सिर्फ दो घटक बचेंगे, कौन कौन, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, है ना। जिससे आपके परिणामी तीव्रता मैंने लिखा है तो वहीं से आपका समीकरण शुरू होगा, जो हमारी परिणामी तीव्रता, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समीकरण 1 मैंने यहाँ से आपका जो है शुरू किया, मैंने स्टेटमेंट क्या थी मैंने आपको दोबारा समझा दिया ताकि आपको निरक्षीय स्थिति में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आए, है ना। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। बट आप लोग मेरा अगर साथ देंगे तो आपके फिजिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, है ना। तो आप लोग जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप उसको नोट करिएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सके, है ना। बढ़िया दोस्तों, तो अब मैंने आपका डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद किया है कि आपको मैंने जितना डेरिवेशन बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। पढ़ते रहिए दोस्तों मस्त से, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।